सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सीए संकल्प कांस्टिया और आज अपन करने वाले हैं मैजिक रिवीजन ऑफ द चैप्टर कॉस्ट शीट। जी हाँ भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ओल्ड सिलेबस में ना ये चैप्टर का इतना वेटेज नहीं था, इंस्टीट्यूट चैप्टर को इतना भाव नहीं देता था, बट न्यू सिलेबस में वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्कोरिंग क्यों? क्योंकि बहुत इजी है। अच्छा सर, इजी है? यस, अभी आधे एक घंटे में आपको पता चल जाएगा जब आप रिवीजन देखोगे। एंड सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में एटलीस्ट 10 मार्क्स के लिए तो आईसीएआई इस चैप्टर से पूछती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो फटाफट आपको इस चैप्टर का मैं पहले वेटेज बता देता हूं। बेस्ड ऑन द वेटेज आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये चैप्टर तो बराबर से करना ही करना है। एंड फिर आप लोगों को करवाऊंगा मैं मैजिक रिवीजन। अगर आपके पास मैजिक बुक है देन वेल एंड गुड, ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास मैजिक बुक नहीं है देन इन दैट केस आपके पास मॉड्यूल होगा तो आप मॉड्यूल भी ओपन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है ना, मेरे इंटरमीडिएट ग्रुप के टेलीग्राम का लिंक है। वहां पे आप टेलीग्राम पे जाओगे ना तो इस चैप्टर का जो पीडीएफ है मैजिक बुक का, वो पीडीएफ मैंने दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लो। आपके मोबाइल पे देखना है मोबाइल पे देख लो। एंड अगर आपको चाहिए नहीं, हमको सर प्रिंट लेना है, देन इन दैट केस आप ओपन पीडीएफ है, प्रिंट भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। इट्स अ कलर्ड पीडीएफ, मजा आएगा आपको पढ़ने में। उसमें फॉर्मेट और सब दिया हुआ है, वो अभी मैं आपको गो थ्रू करूंगा एंड इट विल बी रियली फन। सो नेक्स्ट 45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, 1 घंटा मेरे को आप लोग की तरफ से चाहिए। एंड उसमें अपन पूरा कॉस्ट शीट एवरीथिंग विद ईच एंड एवरी डिटेलिंग कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आप लोगों को कुछ सम्स होमवर्क के लिए दूंगा और आपको प्रॉमिस करना है मुझे अभी कमेंट्स बॉक्स में दैट यस सर आई विल कंप्लीट द होमवर्क एंड गेट बैक टू यू। एंड देन ऐसे ही करते अपन सब चैप्टर्स के क्विक रिवीजन कर लेंगे, जिससे आपको ये सब्जेक्ट में इजीली 80-90 जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, एंड ये सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं पूरा आपके दोनों ग्रुप और एक ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो क्लियर करवा देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। क्या बोलता है पब्लिक? सो हियर वी हैव द वेटेज। ये देखिए चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट, जैसा आपको यहां पे दिख रहा होगा। हर एग्जाम में आईसीएआई ने इसको पूछा है, कोई भी एग्जाम देख लो, सब में 10-10 मार्क्स का फिक्स्ड वेटेज है। एंड कुछ कुछ बार तो 15-15 मार्क के लिए भी आ रहा है। सो बॉस जस्ट गोज ऑन टू शो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। एंड बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट है, इसको फुल वेटेज देके अपने को कंप्लीट करना है। तो क्या एग्जैक्टली है ये चैप्टर में, क्या अपन पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज आपको देखो यहां पे एकदम सिस्टमैटिकली हर एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जिससे आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। ग्राफिकली चीजें एक्सप्लेन्ड है, और जैसे ही आप लोग का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है उसके बाद में मास्टर सम्स भी है। सो ऑल इन ऑल, जितना आप ये वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना, हर एक चीज दिमाग में सेट हो जाएगा। कुछ मास्टर सम्स की चीजें डिस्कस कर लेंगे अपन लोग। आपने मुझे प्रॉमिस कर ही दिया है कि आप लोग होमवर्क जो मैं देने वाला हूं उसको सॉल्व करोगे। सो रिवीजन वीडियो में पूरा थ्योरी कवर हो जाएगा, होमवर्क के कुछ पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर लूंगा। होमवर्क आप लोग इमीडिएटली वीडियो खत्म होते ही देख लोगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको रिवीजन वीडियो में सिखा रहा हूं, और देख लो फिर बाद में। देन देयर इज नो लुकिंग बैक। बॉस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कवर करके आएंगे, बट बस एज आई सेड, वो डिसिप्लिन के प्रॉपरली लेक्चर देखना है, वो डिसिप्लिन के लेक्चर के बाद कुछ सर जो भी बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। एंड हर चैप्टर के लिए अपन इसी तरह बिल्डअप करते जाएंगे एंड थिंग्स विल बी स्मूथ, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वापस से बोल रहा हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर लो एंड यू विल गेट दिस होल चैप्टर। ऑलराइट, तो क्या एग्जैक्टली है ये चैप्टर्स में, क्या क्या कंटेंट्स है, चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सो देखो भाई, आपको एक पहले आइडिया मैं दे देता हूं कि कैसे हमने इसको वर्कआउट किया हुआ है। तो सबसे पहला आपको जो सीरियल नंबर दिख रहा है ना, ये है 1 2 3 4 5 6। ये सब क्या है? ये सब सीरियल नंबर्स है। ये सीरियल नंबर किस चीज के हैं? ये है सीरियल नंबर के भाई ये सब कंटेंट अपने को पढ़ना है। तो टोटली इफ आई सी हियर, टोटल 9 कंटेंट्स इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। यहां पे जो लिखा है वो है पेज नंबर्स। ये जो लिखा ना, पेज नंबर 1 पे है, ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 5, पेज नंबर 7, 13, 15, ऊपर जो लिखा है वो पेज नंबर है। एंड यहाँ पे है अपना मेन कंटेंट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, क्योंकि जब तक मेरे को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ही नहीं पता होगा मैं कॉस्ट शीट को सॉल्व कैसे करूंगा। फिर सेकंड है कॉस्ट हेड्स इन अ कॉस्ट शीट। सो इंटरनली कितने बाइफर्केशंस है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो सब में। एक्सक्लूजन इन कॉस्ट शीट, देखो
क्या इंक्लूडेड है वो तो सब लोग करके जाते हैं, बट स्मार्ट पर्सन वो होता है जिसको ये भी पता हो कि एक्सक्लूड क्या क्या करना है। तो उसका लिस्ट है अपना, बेस्ड ऑन जितने भी अपन ने सम्स किए हैं उसके बेसिस पे हमने एक एक्सक्लूजन का लिस्ट बना लिया है। बस ये एक्सक्लूजन का लिस्ट करके जाओ तो ऐसा समझ लो कि आपके जितने भी सम्स है उसमें जितने भी एक्सक्लूजन के चांसेस है वो सब यहाँ पे आ गए, और क्या चाहिए। फिर बाद में है सम्स। अब मेरे यहां से स्टार्ट होते हैं सम्स। तो पहला सम है बेसिक कॉस्ट विद ऑल एलिमेंट्स, एकदम सिंपल सम लिया है, बट इसके अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स है ना सब आ जाएंगे, तो आपका टेंशन खत्म हो गया, बराबर है। फिर सेकंड है रिवर्स कॉस्ट शीट के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवर्स कॉस्ट शीट के, कैसे आप फाइंड करोगे ये सब चीजें। कॉस्ट रिलेशनशिप्स एंड परसेंटेज एनालिसिस है। रिवर्स वर्किंग वाला और एक क्वेश्चन है जो डिफरेंट है थोड़ा, कॉस्ट शीट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एंड लास्ट है कॉस्ट शीट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो क्या किया है पता है, मास्टर सम्स ले लिया है, मतलब आप इतने 4-5 सम करके जाओ इस चैप्टर में और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कॉस्ट शीट के, है ना। मस्त आइडिया। बिकॉज एग्जाम टाइम पे वैसे भी ये पॉसिबल नहीं होता है अपने लिए प्रैक्टिकली कि अपन जो भी 50 सम इस चैप्टर में अगर किया है तो वो सब रिवाइज करे, तो क्यों ना ऐसे ही सम्स करे अपन जो एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर लिया, तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम आई विल बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो। सो हर एक सम एक अलग अलग पैटर्न का है। सो बेसिक कॉस्ट विद ऑल एलिमेंट्स वाला है, फिर बाद में एक सम ले लिया रिवर्स कॉस्ट शीट वाला, फिर जैसे एक सम ले लिया हम लोग ने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड वाला, फिर बाद में इसके पहले एक और सम ले लिया हम लोग ने से कॉस्ट शीट विद कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वाला। तो ये सब करते करते 5-6 क्वेश्चन कर लिए, मास्टर सम्स हो गए, आपका काम हो गया। और अभी थ्योरी मैं आपको पूरा करवा ही रहा हूं, है कि नहीं, समझ में आ गया। सो दिस इज द सीक्रेट फॉर्मूला टू सिक्योर 90 प्लस मार्क्स इन कॉस्टिंग एंड इंश्योर कि पूरा ग्रुप, पूरा इंटरमीडिएट आपका इस सब्जेक्ट के भरोसे पे क्लियर हो जाए। सो ऑन दैट नोट अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं कॉस्ट शीट को समझना विद स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। ठीक है, आप लोग ने आई होप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर हमारे को ये एनालिसिस का भी पीडीएफ चाहिए, तो ये भी आपको वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इंटरमीडिएट के लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज ज्वाइन दैट and you will get all the updates from there. So chalo, let's start on that note with the understanding of cost sheet. तो बेसिकली कॉस्ट शीट होता क्या है, कॉस्ट शीट का मतलब होता है खर्चे की एक बुक। कॉस्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे एक वर्ड कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप मुझे बोलो सर। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, करेक्ट। सो एनीथिंग वेयर इन आउटफ्लो ऑफ मनी इज देयर, तो उसको अपन बोल देते हैं कॉस्ट या खर्चा या एक्सपेंडिचर एक सिंपल लैंग्वेज में। एंड ये शीट की जगह पे मैं बुक वर्ड भी यूज कर सकता हूं, बोलते हैं ना खाता बही, ऐसा वर्ड तुम लोग ने सुना होगा। सो खर्चे की एक बुक, उसको कह सकते हो आप कॉस्ट शीट। मैं आपको एक मस्त वाला एग्जांपल देता हूं कि क्या एग्जैक्टली कहां से आया कॉस्ट शीट का पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब यार समझो ना आप लोग और मैं, समझो अगर मैं 20 साल का हूं, 18-19 साल का हूं आप लोग के जितना, ठीक है। तो अब 18-19 साल की उम्र में तो यार कोई अपन इतना कमाते हैं नहीं, पर खर्चे अपने बहुत होते हैं। कॉलेज जाने के लिए खर्चा, क्लास जाने के लिए खर्चा, कहाँ पे कुछ खाना है तो खर्चा, फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए, बुक्स लेना है, कपड़े लत्ते लेने हैं, सो ये सब के लिए खर्चा तो होने वाला है। तो ऑब्वियसली अभी तो फिलहाल एज ऑफ डेट अपन मम्मी पापा के ऊपर बोझ है, सर हम चाहते हैं कमाना, आई नो, एंड इसके लिए आप इंटर क्लियर करके फटाफट आर्टिकलशिप स्टार्ट करना चाहते हो, बट एज ऑफ नाउ तो आप अनएम्प्लॉयड हो, तो आपको किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो समझो हर महीना आपको एक पॉकेट मनी मिलता होगा, लेट्स से कि आपको 2000 रुपए पॉकेट मनी मिलता है। फिक्स हो गया आपके घर पे कि भाई हर महीना आपको 2000 रुपए पॉकेट मनी मिलेगा। अब वो क्या ना, इसे एक इनफ्लो हो गया, बराबर है। इनफ्लो ऑफ मनी कितना है, 2000 रुपए, वो फिक्स्ड है, तो वो अपने सेल्स के जैसा हो गया। अब कितना मेरा खर्चा हुआ है हर महीना, मेरे को तो आइडिया होना चाहिए। तो मम्मी ने मुझे पूछा कि पापा, पापा पीयूष, मेरा जो नेम है, निक नेम है मेरा पीयूष, मेरे को मम्मी बोलती है कि पीयूष बेटा तेरा ये महीने में कितना खर्चा हुआ। तो मैंने बोला कि मम्मी मेरा जनवरी में ना 1000 रुपीज का खर्चा हुआ। मैंने बोला ओके बेटा। फिर फरवरी में बेटा कितना खर्चा हुआ, 1500 का खर्चा हुआ मम्मी। हाँ 1500 का फरवरी में। मम्मी ने भी ऐसे ही मजाक में मेरे साथ बोल दिया ऐसा। फिर मम्मी ने पूछा मार्च में कितना खर्चा हुआ। मैंने बोला मम्मी मार्च में 1800 रुपीज का खर्चा हुआ। मम्मी बोली यार ये हो क्या रहा है भाई, पहले 1000 रुपए का खर्चा किया इसने, चलो ठीक है खर्चा किया तो किया। फिर फरवरी में 1500, 1500 का, फिर मार्च आ गया 1800 का खर्चा, चल क्या रहा है।
फिर अप्रैल आया। अप्रैल में मैंने मम्मी ने पूछा कितना खर्चा किया, मम्मी पूरा 2,000 रुपए का खर्चा हो गया। अब मम्मी को टेंशन आ गया, मम्मी बोली यार ये इतना किधर खर्चा कर रहा है। तो फिर मम्मी ने मुझे पूछा कि कहाँ पे तेरा खर्चा हो रहा है, बता मुझे पूरा डिटेल में। मैंने बोला मम्मी देखो 2,000 रुपए का खर्चा हुआ है, अब कहाँ पे क्या हुआ है वो मुझे नहीं पता है। तो मम्मी ने बोला कि कैसा नहीं चलेगा, कितना खर्चा हुआ है वो तो मुझे समझ में आ गया। तो अगर अगर मुझे खाली खर्चा जानना है, टोटल कॉस्ट जानना है, देन इन दैट केस वो तो मैं मम्मी को बता ही रहा हूं। बट मम्मी ने बोला कि नहीं, मुझे कहां पे तेरा खर्चा हो रहा है उसके क्लासिफिकेशन के साथ चाहिए, मतलब किस चीज में तेरे खर्चे हो रहे हैं। मैंने बोला मम्मी देखो थोड़ा आने जाने का खर्चा हो जाता है, ट्रैवलिंग का, थोड़ा मेरे खाने पीने का खर्चा हो जाता है, थोड़े बुक्स का खर्चा, थोड़े कपड़ों का खर्चा हो जाता है, बस यही सब चीज में खर्चा हो रहा है। मम्मी ने बोला कि मुझे एक एक चीज का बाइफरकेशन चाहिए। क्या बोला, एक एक चीज का बाइफरकेशन चाहिए। इन शॉर्ट मम्मी मुझे क्या बोल रही है पता है, मम्मी मुझे बोल रही है कि भाई हर महीने का तेरा जो खर्चा हो रहा है उसका मुझे डिटेल्ड क्लासिफिकेशन चाहिए, उसका मुझे डिटेल्ड बाइफरकेशन चाहिए। और जब कोई खर्चे का अपन डिटेल्ड बाइफरकेशन करे, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट शीट। तो मैंने फिर मई मंथ से मेरे टोटल खर्चे का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन देना चालू कर दिया कि मम्मी मेरा खाने पीने में है ना 500 रुपीज जाता है, मम्मी मेरा आने जाने में है ना 350 रुपीज जाता है, फिर मम्मी मेरा बुक्स में है ना अराउंड 500 रुपीज जाता है। ऐसे करके डिटेल्ड क्लासिफिकेशन आया। तो उससे क्या पता चला पता है क्या, कि भाई हर महीने कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली खर्चा हो रहा है। करेक्ट। सो बेसिकली अपने को पता चलता है कि कैसे अपने पैसों का यूज हो रहा है, पहला। दूसरा पता चलता है कि भाई कहां पे अपन पैसा सेव कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल खाने पीने में मम्मी ने देखा कि अच्छा ईटिंग पाव भाजी, चीज पाव भाजी, सैंडविच, चीज सैंडविच। मम्मी ने बोला भाई चीज की क्या जरूरत है, नॉर्मल पाव भाजी खा लो। भाई हाँ मम्मी वो भी बात सही है। तो कह रहा है इससे भाई एक तो पता चल गया कि मेरे को कितना खर्चा हो रहा है, और वो कॉस्ट को कैसे सेव करना है, कैसे उसको रिड्यूस करना है, ये भी मैं पता कर पाया क्योंकि मेरे पास ये डिटेल्ड बाइफरकेशन था। फिलहाल तो मेरा एग्जांपल चल रहा है, मेरे पास ये डिटेल्ड बाइफरकेशन था। तो कहना इसे उससे मेरा सेविंग होने लगा। मम्मी ने बोला कि भाई देखो इधर सेव करने की कोशिश कर देख। मैं बोला हाँ मम्मी। फिर हमने देखा कि ट्रैवलिंग में अराउंड 500-600 रुपीज का खर्चा हो रहा है, तो कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि भाई मैं तो रिक्शा से आ रहा हूँ जा रहा हूँ। मैंने बोला भाई एक साइड ट्रेन से जा, आते वक्त बस से आ जा, तो भी तेरा सेविंग्स हो जाएगा। मैं बोला हाँ मम्मी ये आइडिया भी अच्छा है। तो अब मैं ट्रेन से जाने लगा, बस से आने लगा, तो उधर भी मेरा काफी सारा 250 रुपीज का सेविंग हो गया। तो आप अगर नोट कर रहे हो तो एक तो ये कॉस्ट शीट से मुझे पता चला, एक असर्टेनमेंट मिला कि मेरा कॉस्ट कहां कहां पे जा रहा है, कहां कहां पे यूज हो रहा है। एट द सेम टाइम वो कॉस्ट को सेव कैसे करना है उसका भी आइडिया मुझे पता चला। एंड बस यही डिटेल्ड बाइफरकेशन ऑफ कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट शीट। अब आप सोचो ना, ये तो मैं इंडिविजुअल हूं, 2,000 रुपए का मेरे को टोटल पॉकेट मनी मिलता है महीने का, उसमें मैं टोटल 1,000, 1,200, 1,500 रुपए का खर्चा करता हूं, उसमें मुझे इतना कुछ आइडिया आ गया। तो एक कंपनी जिसका 2,000 करोड़ का टर्नओवर है, अगर उसको अपने कॉस्ट का बाइफरकेशन नहीं पता होगा, देन इन दैट केस कहना इससे कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसको पता ही नहीं चलेगा कहां पे खर्चा हो रहा है, कैसे वो कॉस्ट को सेव करे, कितना प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है, कैसे वो प्रॉफिट को और बढ़ाया जाए। तो ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कॉस्ट शीट का जन्म हुआ। बिकॉज देयर वॉज अ नीड फेल्ट कि क्या कंपनी के खर्चे हो रहे हैं, वो कंपनी के खर्चे किस चीज में हो रहे हैं, जिसका अपने को बाइफरकेशन पता होना चाहिए। वो बाइफरकेशन के साथ साथ अब उस कैसे खर्चे को अपन लोग सेव कर सकते हैं, ये सब को एक जगह पे डालना है अपने को। एक जगह जब जमा हो तीन, कौन कौन, एक कि भाई मेरे टोटल क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे मैं वो कॉस्ट को रिड्यूस करूं, कैसे आइडेंटिफाई करूं क्या क्या कॉस्ट हो रहा है, इससे पता भी चलेगा अनवांटेड कॉस्ट कहां पे हो रहा है, जिसको अपन पूरी तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। बस ये सब डिटेल्ड वर्किंग को कहते हैं कॉस्ट शीट। रियलाइज हुआ कि यार अगर एक इंडिविजुअल जो 2,000 रुपए जिसको पॉकेट मनी मिल रहा है, उसका जब हमने कॉस्ट का एनालिसिस किया तो हमको इतनी सारी चीजें पता चली। तो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म को अगर मैं डिटेल में प्रॉपरली क्लासिफाई करके समझता हूं, देन इन दैट केस उसकी कॉस्ट शीट को एनालाइज करूंगा तो कितना कंपनी सेविंग्स कर सकती है। एंड दैट इज व्हाट द रोल ऑफ अ कॉस्ट शीट इज। एक तो पहले पता करो कितने खर्चे हो रहे हैं, वो खर्चों को प्रॉपरली क्लासिफाई करो किस चीज में, मटेरियल में है, लेबर में है,
किस चीज में वो खर्चा हो रहा है, वो खर्चे को कैसे अपन सेव कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितना हो रहा है, ये सब का टोटलिटी पे आइडिया आएगा अपने को थ्रू अ कॉस्ट शीट। एंड मेजरली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, वो इसको यूज करती है टू द बेस्ट बेनिफिट। ए समझ गए, आपको समझ में आ गया बेटा क्या होता है एग्जैक्टली कॉस्ट शीट? चलो एक बार रीड करते हैं। कॉस्ट शीट और अ कॉस्ट स्टेटमेंट, देखो मैजिक बुक से पढ़ने का ना, ये रिवाइज करने का ना ये फायदा है कि अपना है ना थियोरी हो रहा है साथ साथ में, जो अदरवाइज अपन ब्रूटली इग्नोर कर देते हैं। यार किसको थियोरी पढ़ना पसंद है? किसी को नहीं है, वो भी कॉस्टिंग में। बट वी ऑल नो कि कॉस्टिंग का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो पूरा का पूरा थियोरी ओरिएंटेड हो गया है, अपन सबको पता है ये चीज। तो सो अब अपने को थ्योरी को भी एकदम सीरियसली लेना है। एंड खाली लास्ट का जो है क्वेश्चन वही थ्योरी नहीं है, बीच बीच में भी क्वेश्चन नंबर 5C थ्योरी क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन नंबर 4C थ्योरी क्वेश्चन। एंड मैं आपको बता रहा हूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे खुद के स्टूडेंट्स के भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनका जो मार्क्स कट हो रहा है ना, वो खाली थ्योरी में हो रहा है, क्योंकि उसको अपन इग्नोर कर देते हैं। एंड दिस इज वेयर ये आपको मैजिक बुक सबसे ज्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी फॉर्मूलाज है, फॉर्मेट्स है, मास्टर सम्स है, उसके साथ साथ थ्योरी को भी पूरा डिटेल में बता दिया है, सो दैट आपको ऑटोमेटिकली मेरे रिवीजन वीडियो के साथ थ्योरी भी पढ़ना हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट यू वांट, राइट? सो चलो आओ अब थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज अदरवाइज मैं खाली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो डिस्कस कर लूंगा, वो आपको आता है, बट उससे रिलेटेड कभी कुछ थ्योरी आ गया तो अपन चारों खाने चिट अननेसेसरली क्यों मार्क्स गवाना? मैं तो चाहूंगा आपको 100 आउट ऑफ 100 है, दैट इज पॉसिबल, राइट? चलो, सो अ कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, क्या है? एक डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड्स डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। जैसा मैंने कॉस्ट शीट बनाया था जो पॉकेट मनी मेरे को मिल रहा था, एंड इट शोज द ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट, किस चीज में, ईटिंग में, ट्रैवलिंग में, बुक्स में, किस चीज में मेरा खर्चा हो रहा है, उसका एक क्लासिफिकेशन, एक ब्रेकअप मेरे पास रेडी होना चाहिए एज अ बिजनेसमैन। मानते हो, राइट? ओके, दिस स्टेटमेंट गिव्स टोटल कॉस्ट, इससे मुझे पता चल जाएगा भाई मेरा इंडिविजुअल किस चीज के ऊपर खर्चा हो रहा है, एट द सेम टाइम टोटलिटी में मेरा किस चीज के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट पर यूनिट एट वेरियस लेवल। सो अलग अलग लेवल के ऊपर कितना मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है। से फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स अगर मैंने बनाया तो कितना पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है, 20,000 पे कुछ और पर यूनिट कॉस्ट आएगा, तो टोटल कॉस्ट भी पता चलेगा, बाइफरकेशन भी पता चलेगा, पर यूनिट कॉस्ट भी पता चलेगा। समझ रहे हो तुम लोग? मेरे को यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि मेरे को मेरा टोटल कॉस्ट भी पता चल जाए, मेरा इंटेंशन है कि मुझे उसका बाइफरकेशन भी पता चल जाए, मेरा इंटेंशन है कि मुझे कॉस्ट पर यूनिट भी पता चल जाए, करेक्ट? One of the objectives of cost accounting system is ascertainment of cost for a cost object. Cost object मतलब प्रोडक्ट को हाई फाई लैंग्वेज में कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो सिंपल है। The cost objects may be a product, service or any cost center. Ascertainment of cost includes element wise collection of cost, accumulation of cost for a certain volume और अ पीरियड। सो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है ये अपना जो कॉस्ट शीट बनता है कि भाई एक मंथ के लिए, जैसा मैं मेरी मम्मी को एक मंथ का जो भी कॉस्ट शीट होता था वो बना के देने लग गया फॉर माई पॉकेट मनी रिसीव। कंपनी के लिए 7 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 6 महीना, कुछ भी हो सकता है। सो पर्टिकुलर एक पीरियड डिफाइन कर लेते हैं और वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपन कॉस्ट शीट बनाते हैं, and then arrange all these accumulated costs into a sheet to calculate total cost for the cost object. तो आपको क्या 4 चीजें याद रखनी है जब आप कॉस्ट शीट का फॉर्मूला लिखोगे कि अपने को कॉस्ट का टोटल कॉस्ट मिल जाता है, बाइफरकेशन पता चल जाता है, कॉस्ट पर यूनिट का आइडिया आ जाता है, एंड जो पार्टिकुलर पीरियड है उसका डिटेल बाइफरकेशन आ जाता है। इन दिस चैप्टर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विल बी द कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन एंड असर्टेनमेंट. Cost sheet is a document which provides detailed cost information. So एक बार मेरे पास ये सब चीजें आ गई तो can I say in short मेरे पास detailed cost इंफॉर्मेशन आ चुका है, एंड ये डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा मैं फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. तो कॉस्ट शीट कितना इंपॉर्टेंट है ये तो सर एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया, बट कॉस्ट शीट सर बनाना कैसे है वो भी तो बता दो. अब नेक्स्ट स्टेज में यही अपन समझने वाले हैं कि कॉस्ट शीट को अपन बनाएंगे कैसे. तो अब ये कॉस्ट शीट को समझने की कोशिश करें उसके पहले आप मुझे बताओ क्या आप कन्विंस्ड हो कॉस्ट शीट बनाना चाहिए, क्या आपको एडवांटेजेस लग रहा है. तो कॉस्ट शीट क्या है,
डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। किस चीज का सर? टोटल कॉस्ट का, उसके बाइफर्केशन का, सर कॉस्ट पर यूनिट का, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इज अ कॉस्ट शीट। और मेरे को अगर समझना है कि मेरे को उससे क्या फायदा होने वाला है, भाई देखो एंड ऑफ द डे अपन जो भी करते हैं वो किसके लिए करते हैं? फायदे के लिए करते हैं ना। तो क्या फायदा होने वाला है, ये एडवांटेज क्या है उसके कॉस्ट शीट के? टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा। हेल्प्स कंपैरिजन इन कॉस्ट। तो अपने को पता चलेगा भाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने का कितना कॉस्ट लग रहा है। समझो फॉर एग्जांपल मैं ये पेन बना रहा हूं, हो सकता है जैन में ये पेन बनाने का कॉस्ट कुछ और लगे, फेब्रुवरी में कुछ और कॉस्ट लगे, मार्च में कुछ और कॉस्ट लगे। तो एक कंपैरिजन का आइडिया आता है। यही समझो मैं अलग अलग टाइप का पेन बना रहा हूं, तो एक पर्टिकुलर पेन बनाने के लिए कुछ और कॉस्ट लगेगा, दूसरे टाइप का पेन बनाने के लिए कुछ और कॉस्ट, तीसरे टाइप का पेन बनाने के लिए और कॉस्ट। तो क्या होगा, इससे कंपैरिजन का पूरा आइडिया आ जाता है। फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट फॉर सबमिटिंग टेंडर्स। देखो क्या होता है पता है क्या, कई बार गवर्नमेंट जो एंटिटीज होती है ना, वो अपने को बोलती है कि भाई सुनो संकल्प, आप एक हमारा काम करके दो और वो काम करने के लिए हम आपको पैसा देंगे। तो कितना देंगे बेस क्या, भाई आपका जो भी खर्चा हो रहा है आप हमको बता दो, हम आपको उतना पैसा दे देंगे। तो मेरे को एक टेंडर भरना पड़ता है और टेंडर मैं गवर्नमेंट को दूंगा। गवर्नमेंट को अगर मेरा टेंडर सही लगा तो बोलेगी ठीक है संकल्प आप ये काम कर लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो इतने सारे हाईवेज हैं, मेट्रोस बनते हैं, वो सब टेंडर बेसिस पे होता है। तो समझो गवर्नमेंट ने बोला भाई संकल्प ये वाला एक मेट्रो बना के दे दे, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है मैं मेट्रो बना दूंगा। मेट्रो बनाने का मेरा टोटल मैं कॉस्ट फाइंड करूंगा, एलिमेंट वाइज ब्रेकअप, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट सब बता दूंगा और गवर्नमेंट को टेंडर सबमिट कर दूंगा। बट वो मैं टेंडर कब सबमिट कर पाऊंगा, जब मेरे पास प्रॉपर कॉस्ट शीट अवेलेबल हो। तो टेंडर्स के लिए भी वो यूज होता है। हेल्प्स इन अराइविंग एट द फिगर ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट पता चल गया, अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट सिस्टमैटिकली फाइंड कर लिया, एड प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। भाई ये तो बच्चे को भी पता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, कॉस्ट कंट्रोल बाय डिस्क्लोजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो कैसे मम्मी ने देखा कि भाई देख खाने में तू चीज पाव भाजी क्यों मंगा रहा है, नॉर्मल पाव भाजी मंगा ले, तो अननेसेसरी मेरा चीज का कॉस्ट बच गया, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अरे भाई क्यों रिक्शा में जा रहा है, कभी ट्रेन में जा, थोड़ा बस से आ जा, चलो ये भी एक कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा मेरा। समझ रहे हो? तो ये सब मैं कब कर पाया, जब मेरे पास प्रॉपर कॉस्ट शीट अवेलेबल था। सो ये है मेरे एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट कि भाई टोटल कॉस्ट पता चल जाता है, कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाता है, कॉस्ट कंपैरिजन में काम आता है, सेम प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट पीरियड्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर सेम पीरियड्स, सबके लिए काम आ जाएगा मेरा कॉस्ट कंपैरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेंडर सबमिट करने के लिए मुझे कॉस्ट एस्टिमेट चाहिए, उसके लिए काम आ जाएगा मेरे को। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए मुझे कॉस्ट शीट चाहिए, उसके लिए काम आ जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी मुझे कॉस्ट शीट चाहिए। तो बॉस कॉस्ट शीट क्या है सर समझ में आ गया, एंड कॉस्ट शीट कितना इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आ गया। अब अपन चलेंगे और समझेंगे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, बिकॉज अब ये फॉर्मेट एक बार अपन लोग ने बना लिया, देन इन दैट केस कोई भी सामान दो वी विल बी एबल टू मैनेज इट। तो चलो चलते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट पे। तो भाई जिसने भी कॉस्ट शीट बनाया ना, पता है आपको उसने पहला काम क्या किया, उसने पहला काम किया कि जो भी कॉस्ट है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पता है क्या, पहले उसने डिवाइड किया कॉस्ट को कॉस्ट में, आई मीन डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पहले उसने डिवाइड किया डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। तो आप पूछेंगे सर डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, एनी कॉस्ट विच चेंजेस विच चेंज इन प्रोडक्शन मेरा डायरेक्ट कॉस्ट होता है। इसका मतलब मेरे हाथ में अगर ये पेन है तो ये पेन बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। एक पेन बनाने के लिए 1 किलो प्लास्टिक चाहिए, तो 10 पेन बनाने के लिए 10 किलो प्लास्टिक चाहिए। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट। पहले डायरेक्ट कॉस्ट समझो, ठीक है। सो एक पेन बनाने के लिए 1 प्लास्टिक चाहिए, तो 10 पेन बनाने के लिए 10 प्लास्टिक चाहिए, सिंपल। मेरे हाथ में ये रिमोट है, ऊपर एसी है, तो ये रिमोट बनाने के लिए ये देखो यहाँ पे रबर चाहिए, तो एक रिमोट बनाने के लिए 1 किलो रबर चाहिए, तो 10 रिमोट बनाने के लिए 10 किलो रबर चाहिए। समझ गए सर, नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं लेबर के ऊपर। समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई लेबर है जो एक यूनिट बनाने के लिए बोलता है सर मैं एक पेन बनाने के लिए आपसे 100 रुपया लूंगा, तो वो 10 पेन बनाएगा तो 100 इंटू 10 1000 रुपीज लेगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट। अभी अंडरस्टैंडिंग। सो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब एनी कॉस्ट विद चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन, इतना सिंपल। और इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या, जो मेरे प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। जैसे अगर मैंने कोई सुपरवाइजर रखा है
और मैं वो सुपरवाइजर को सैलरी दे रहा हूं जनरल, मतलब कि भाई ठीक है तेरे को पूरा ओवरऑल फैक्ट्री का सुपरविजन करना है, वो सुपरविजन का तेरे को मैं सैलरी दूंगा। तो उसके लिए अब वो 10,000 यूनिट बने मेरे फैक्ट्री में, 1,000 यूनिट बने या 1 लाख यूनिट बने, उसको तो जो सैलरी जाना है वो जाना ही है ना। तो इज हिज सैलरी डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन? नहीं सर। तो कोई भी ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो बन जाएगा मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इतना सिंपल है लाइफ। यस। अगर मैं आपको बात करता हूं दूसरे एग्जांपल की, कि रेंट, समझो अपन ने फैक्ट्री लिया है रेंट के ऊपर। अब मेरा जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ हमारा डिसाइड हुआ है एक महीने का 1 लाख रुपया लेगा वो। तो अगर वो 1 लाख रुपया एक महीने का लेगा, अब उसके अंदर मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं या 1 लाख करूं या 1 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस करूं, उसको लैंडलॉर्ड को कोई लेना देना है क्या? नहीं सर। वो तो आपसे उतना ही लेने वाला है, 1 लाख रुपया पर मंथ। तो क्या मेरा रेंट या क्या मेरे सुपरवाइजर का सैलरी डिपेंडेंट है क्या मेरे प्रोडक्शन के ऊपर? नहीं सर। तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो कॉस्ट शीट बोलता है पहले तो आप सीखो कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, फिर अपन आगे बात करेंगे। सर हम सीख गए डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट विच इज गोइंग टू चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन। सो इधर मैं लिख देता हूं चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन। एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन। कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन। समझ में आ गया सर? तो पहला जो बाइफरकेशन है कॉस्ट शीट का, समझ में आ गया। कॉस्ट शीट पहले बोलता है सीखो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में बाइफरकेट करना। सर सीख लिया। अब डायरेक्ट कॉस्ट को आपने एक बार बाइफरकेट कर दिया, फिर बाद में कॉस्ट शीट बोलता है कि हम इस डायरेक्ट कॉस्ट को 3 एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। या तो वो डायरेक्ट मटेरियल होगा, या तो वो डायरेक्ट लेबर होगा, या तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब एनी मटेरियल, अगेन जो बेसिक है ना मेरा वो तो वही रहने वाला है, एनी मटेरियल विच इज चेंजिंग विच चेंज इन प्रोडक्शन इज माय डायरेक्ट मटेरियल। और वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए मेरे प्रोडक्ट में। क्या ये प्लास्टिक आइडेंटिफाइबल है क्या? यस सर आइडेंटिफाइबल है, तो वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल बना। ये मेरा जो मोबाइल फोन दिख रहा है आपको, ये मोबाइल फोन में ये जो स्क्रीन है ना वो रॉ मटेरियल है। क्या ये स्क्रीन आइडेंटिफाइबल है क्या? यस सर ये स्क्रीन भी आइडेंटिफाइबल है, तो वो क्या है मेरा डायरेक्ट मटेरियल। देखो पहली बात, क्या ये स्क्रीन मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से चेंज होगा क्या? मतलब अगर मैंने 1 मोबाइल बनाया तो मुझे 1 स्क्रीन की जरूरत है, मैंने 10 मोबाइल बनाया तो मुझे 10 स्क्रीन की जरूरत है। तो क्या ये चेंज हो रहा है विद चेंज इन प्रोडक्शन? यस सर। तो आपने पहले तो बोल दिया भाई ये डायरेक्ट कॉस्ट है। दूसरा, क्या ये आइडेंटिफाइबल है प्रोडक्ट में? क्या आप इसको टच एंड फील कर सकते हैं? यस सर। तो क्या हो गया ये? करेक्ट, इट बिकम्स अ डायरेक्ट मटीरियल। दूसरा है मेरा, जैसे मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया था इसका, ये प्लास्टिक जो इसमें यूज हो रहा है, क्या भी आइडेंटिफाइबल है टच एंड फील? यस सर। वो क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा है मेरा डायरेक्ट लेबर। अगर मेरा डायरेक्ट लेबरर बोलता है कि सर एक मोबाइल को असेंबल करने का, मोबाइल में आप इतने सारे सर रॉ मटेरियल तो ले आए, बट सर एक मोबाइल को असेंबल करने का मैं 2,000 रुपया लूंगा। 10 मोबाइल दोगे तो 10 मोबाइल का 20,000 रुपया लूंगा। तो ये जो मोबाइल असेंबल कर रहा हूं मैं, कैन आई से ये मेरा डायरेक्ट लेबरर हो गया। क्यों? क्योंकि एक मोबाइल को असेंबल करने के लिए 2,000 रुपया, 10 मोबाइल को असेंबल करने के लिए 20,000 रुपया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या ये मेरा लेबर का कॉस्ट चेंज इन प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है? यस सर। तो पहले तो अपन ने उसको बोल दिया तू डायरेक्ट कॉस्ट है। अब उसके अंदर लेबर ओरिएंटेड है बिकॉज असेंबल कर रहा है वो, तो एज सच कोई टच एंड फील नहीं है, मतलब कुछ अलग से खरीद नहीं रहे हो। वो जो लेबरर है वो अपना एफर्ट लेके असेंबल कर रहा है, ह्यूमन एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व है, वो हो गया मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एंड थर्ड है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। थर्ड है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। आईसीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट जो मेन इंस्टीट्यूट है कॉस्टिंग का, वो बोलता है कि अगर कोई प्रोडक्ट का अगर कोई कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है पर वो डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं है, डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, तो वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं एग्जांपल देता हूं सबसे बेस्ट। मैंने सोचा कि यार चलो अभी कुछ और नया बिजनेस चालू करते हैं, पढ़ा पढ़ा के तो थक गया हूं यार, गला दुख जाता है, और स्टूडेंट लोग तो यार क्या ही बोलूं, उनका तो यार खुशी नहीं होते, इतना अच्छा पढ़ाओ फिर भी। आपके साथ तो ऐसा नहीं है ना? आप तो खुश हो ना? बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि बॉस ऐसा कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट
जो डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं है, डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस। सर हमको तो एग्जांपल चाहिए, तो आओ बताता हूँ एग्जांपल। तो मैंने सोचा कि चलो ना एक नया बिजनेस चालू करता हूँ ऑफ कार्स। मस्त कार बनाऊंगा और वो कार को सेल करूंगा। यार कार का क्रेज सबको है अपने, स्पेशली इंडिया में कार बेचूंगा मैं। तो मैंने कार का एक बिजनेस चालू कर दिया और नाम दे दिया उसको संकल्प कार्स। संकल्प कार्स नाम दे दिया। आप मुझे बोलो, क्या संकल्प कार्स सुन के संकल्प की कॉस्टिंग नहीं बोला? संकल्प का कॉस्टिंग बोलूंगा तो आ जाओगे ना आप लेने के लिए। बट कार्स, संकल्प कार्स सुन के कोई आएगा क्या? सर आपके मुंह पे कैसे बोले, बट सर हम तो कभी नहीं लेंगे सर। सर आप पढ़ाओ, आप उसी में अच्छे हो सर। पर मेरे को नहीं, नहीं मेरे को संकल्प कार्स चाहिए और मुझे चाहिए कि मेरा सेल हो। तो सर संकल्प कार्स के आपके नाम पे तो कोई नहीं आएगा। तो मैं क्या किया, मैं गया फरारी के पास और फरारी को बोला कि सुनो ना, कार्स तो मैं अच्छा बना रहा हूं, बट सारा संकल्प नाम जुड़ा हुआ है ना वो कार्स के साथ, इसलिए कोई खरीद नहीं रहा है। उनको लगता है संकल्प को तो खाली कॉस्टिंग आता है। तो अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं आपका ब्रांडिंग ले लूं और वो ब्रांडिंग के लिए आपको रॉयल्टी पे करूं। तो हर मेरे कार के ऊपर मैं लगाऊंगा फरारी कार्स। क्या अब मेरा कार सेल होगा फरारी के नाम पे? यस सर, यस सर। तो अब अगर मेरा फरारी के नाम पे कार सेल होने वाला है, देन इन दैट केस कैन आई से मैं वो फरारी मेरे हर कार पे लगाऊंगा? यस सर। पर क्या फरारी मुझे एवं ही दे देगा फ्री में? नहीं सर। फरारी बोलेगा भाई मेरा नाम यूज कर रहा है, मेरे नाम का वैल्यू है, मेरे को इसका रॉयल्टी चाहिए। मैं हर कार पे मेरा फरारी का ये लोगो बिल्ला लगाने का आपसे 1 लाख रुपया लूंगा। तो 10 कार अगर मैं बनाऊंगा तो 10 लाख रुपया देना पड़ेगा आपको। 10 लाख कार के ऊपर आप लगाओगे। मैं 20 कार बनाऊंगा तो 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। मतलब ये तो एफा कॉस्ट है जो चेंज हो रहा है, चेंज विद प्रोडक्शन के साथ। मतलब ये तो एफा कॉस्ट है जो चेंज हो रहा है, चेंज इन प्रोडक्शन के साथ। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट तो है, पर डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइबल है, या ऐसा तो है नहीं कि भाई इसके बिना प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, एम्प्लॉय एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें, ह्यूमन एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें। तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट कॉस्ट है पर डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है। ये रॉयल्टी जो मैं दे रहा हूं कार वाले को, दैट बिकम्स अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और एक जगह जब जमा हो तीनों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बन जाता है आपका प्राइम कॉस्ट। तो बन जाता है आपका प्राइम कॉस्ट। क्या आपको समझ में आया एवरीबॉडी? तो अगर मेरे को फटाफट एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना हो, अगर मेरे को फटाफट ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना हो, तो सर ने आपको क्या बोला? क्या आपको लिखना है? सबसे पहले आपको पहले डिवाइड करना आना चाहिए कि कॉस्ट कैफे टाइप का है, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट है या वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट है या वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। चलो भाई, अगर वो डायरेक्ट कॉस्ट है, देन इन दैट केस उसमें सर ने बोला कि भाई 3 एलिमेंट हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट मटेरियल, आइडेंटिफाइबल, लुक एंड फील, डायरेक्ट लेबर, एम्प्लॉय एलिमेंट पर प्रोडक्ट चेंज होते जा रहा है वो लेबर का कॉस्ट, और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों अगर हुए, देन इन दैट केस इट विल बिकम प्राइम कॉस्ट। पहले आप समझ लो, सब चीज को समझ लो, फिर बाद में कैसे इन सबको जोड़ के एक मस्त वाला कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसे बनाना है, ये वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट क्या अपने को इतना समझ में आ गया, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इन तीनों को जमा करके क्या बन गया? बोलो बोलो, चल चल, करेक्ट, इट विल बिकम अ प्राइम कॉस्ट। इतना समझ में आ गया सर? एकदम बराबर से समझ में आ गया। नो टेंशन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो डायरेक्ट कॉस्ट एकदम परफेक्टली समझ गया। अब चलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। तो भाई कॉस्ट शीट का पहला पार्ट तो पूरी तरह से सर समझ में आ गया, क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, विच इज माय इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी इनवेरिएबली 3 चीजें हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यार तुम कोई भी प्रोडक्ट देख लो, उस प्रोडक्ट के ये ही 3 मेजर एलिमेंट्स होंगे। एक होगा मटेरियल, एक होगा उससे रिलेटेड कुछ लेबर, और एक होगा उससे रिलेटेड कुछ और एक्सपेंडिचर। सो यहां पे अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करता हूं, तो सबसे फेमस एंड ऑब्वियस चीज ध्यान में आती है वो है कि मेरे मशीनरी के लिए जो ऑयल, लुब्रिकेंट्स, वो सब यूज हो रहा है। तो अब अगर मेरा ऑयल या लुब्रिकेंट यूज हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक पेन बनाने के लिए एग्जैक्टली उतना ही ऑयलिंग यूज होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई क्या होगा, मैं से फॉर एग्जांपल 100 पेन बनाऊंगा, एक बैच में 100 पेन बनाऊंगा, उसमें थोड़ा ½ लीटर ऑयलिंग कर दूंगा। फिर सपोज फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट टाइम 200 पेन्स बना लूंगा एक बैच में, उसमें थोड़ा और ऑयलिंग कर लूंगा। तो यार एक प्रोडक्ट के साथ
मैं वो ऑयल को डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकता हूं, मैं प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली वो ऑयल को रिलेट नहीं कर सकता हूं, बट ऑयल है तो मटेरियल, लेबर नहीं है, एक्सपेंस नहीं, वो तो है तो मटेरियल। तो ऐसा मटेरियल, क्या बोला मैं, ऐसा मटेरियल विच इज नॉट डायरेक्टली चेंजिंग विद चेंज इन प्रोडक्शन, ना ही वो मेरे प्रोडक्ट में आइडेंटिफाइबल है। क्या आप बता सकते हो इसको देखकर कि प्लास्टिक है कि नहीं? यस सर, बाहर ही दिख रहा है, बट क्या आप इसको देखकर बता सकते हो इसमें कितना ऑयलिंग और ग्रीजिंग यूज हुआ रहेगा, या कितना मेरा टूल स्पेयर पार्ट यूज हुआ रहेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं स्पेयर पार्ट लाया, भाई मशीन को बार बार ठीक करना पड़ता है, प्रोडक्ट के लिए यूज करना पड़ता है, तो मैं स्पेयर पार्ट लाया, तो क्या वो स्पेयर पार्ट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं। अब मैं वो स्पेयर पार्ट लाया हूं 10,000 रुपए का, वो जिससे मेरे कितने भी से फॉर एग्जाम्पल 1,000 यूनिट भी बन जाएंगे, 5,000 यूनिट भी बन जाएंगे, तो भाई प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेबल तो है नहीं। सो दीज काइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ मटीरियल आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट। फिर होता है इनडायरेक्ट लेबर। सुपरवाइजर का जो अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया था, तो मैंने एक सुपरवाइजर रखा जो ओवरऑल मेरे फैक्ट्री का देख रेख करता है, वो क्या हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो सुपरवाइजर इज नॉट डिपेंडेंट कि भाई उसको जो सैलरी मिलेगा वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और तीसरा है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो मैंने एग्जांपल दिया था रेंट का। तो रेंट मेरा मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, बट एक एक्सपेंडिचर है, राइट बट क्या वो रेंट मेरे प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं सर। आप कितना भी प्रोडक्शन करो, आपको जो लैंडलॉर्ड के साथ 1 लाख का रेंट डिस्कस किया है, आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। दैट बिकम्स इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। सो इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के बन जाता है मेरा ओवरहेड्स। समझ में आ गया? इनडायरेक्ट मटीरियल क्या होता है? मटीरियल बट जो डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा है प्रोडक्शन के साथ। इनडायरेक्ट लेबर, भाई जो लेबर का कॉस्ट इंकर हो रहा है बट प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट का कॉस्ट लग रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, बट प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। दैट बिकम्स योर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिला के बन जाते हैं मेरे ओवरहेड्स। एंड ओवरहेड्स में एक बाइफरकेशन किया है कि 3 तरह के मेरे ओवरहेड्स हो सकते हैं। एक हो सकता है फैक्ट्री ओवरहेड, एक होता है एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड एक हो सकता है सेलिंग एंड एडमिन या जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो ये 3 जो मेरे ओवरहेड्स है, इनको अब अपन डिटेल में करेंगे। एंड माइंड यू, मेरा ऑलमोस्ट पूरा कॉस्ट शीट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें खाली मुझे और 2-3 एलिमेंट ऐड लेस करने हैं, या मैं आपको बोल सकता हूं 2-3 एलिमेंट ऐड होंगे। वो है मेरा स्टॉक। किसका स्टॉक पता है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपको पता है किसका स्टॉक? स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोसेस, और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ये जो मेरा इधर जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें मुझे ये 3 चीजों का स्टॉक एडजस्ट करना है, रॉ मटेरियल का, WIP का और फिनिश गुड्स का। एंड हियर वी आर, मेरा कॉस्ट शीट रेडी है। तो अब डायरेक्ट मटेरियल तो देखो अभी मैं टिक करते जाता हूं। डायरेक्ट कॉस्ट समझ लिया सर, डायरेक्ट मटेरियल समझ लिया सर, डायरेक्ट लेबर समझ लिया सर, डायरेक्ट एक्सपेंस समझ लिया सर, इनडायरेक्ट कॉस्ट समझ लिया सर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंस समझ लिया सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है? कोई भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो फैक्ट्री में हो रहा है, बिकम्स माय फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेस्ट एग्जांपल, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री। मैं रेंट दे रहा हूं फैक्ट्री के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री में हो रहा है, बराबर है। रेंट ऑफ एन ऑफिस कहां पे जाएगा? एडमिन में चले जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग? सेल्समैन का सैलरी देना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग? तो अगर फैक्ट्री से रिलेटेड कोई मटेरियल लिया, स्पेयर पार्ट लिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स में चले जाएगा। डेप्रिसिएशन मेरे मशीनरी का, फैक्ट्री में चले जाएगा। डेप्रिसिएशन मेरे डिस्ट्रीब्यूशन वैन का, फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरा गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने का है, उसके लिए मैंने एक मस्त वाला वैन लिया, बराबर है। अब वो वैन का डिप्रिसिएशन होगा। वैन क्यों लिया? डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, बराबर। उसके लिए जो मेरा खर्चा हो रहा है वो कहां पे जाएगा? सेलिंग ओवरहेड्स में। फिर मेरा ऑफिस का खर्चा होता है, ऑफिस के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड खर्चा होगा, वो कहां पे जाएगा? एडमिन। अभी क्लियर? तो कहना इसे मैं आपको फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी आइडिया दे चुका हूं। और अब आता है मेरा लास्ट एंड विच इज माय स्टॉक। तो ये जो रॉ मटेरियल वाला स्टॉक है ना, ये एडजस्ट हो जाता है मेरे डायरेक्ट मटेरियल के साथ। कैसे क्या मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ये जो मेरा WIP है ना, वो एडजस्ट हो जाता है मेरे फैक्ट्री के साथ।
और मेरा जो एफ जी है ना वो एडजस्ट हो जाता है मेरे एडमिन के साथ। एंड ये सब एलिमेंट्स एक बार प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में कैसे ज्वाइन करना है वो मैं बताऊंगा, जिससे बन जाएगा मेरा कॉस्ट शीट। एंड 10 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली मेरे को मार्क्स भी मिल जाएगा। समझ रहे हो, जितने भी एलिमेंट्स थे ना कॉस्ट शीट के सब यहाँ पे आ गए हैं। स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बोलते जाओ फटाफट। सबसे मेन दो एलिमेंट्स, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। एवरीबॉडी जहां पे भी बैठे हो, एवरीबॉडी विद मी। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में तीन एलिमेंट्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस बिकम्स प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में तीन एलिमेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्वाइन करके बनता है मेरा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में तीन बाइफर्केशन, फैक्ट्री ओवरहेड्स, admin related to production, RTP मतलब related to production वाले overheads, and selling, distribution and general admin overheads। Are we clear everybody? Yes sir। इसमें तीनों स्टॉक को एडजस्ट करना है, जैसे कि रॉ मटेरियल स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक को एडजस्ट कर दिया, बन जाएगा मेरा कॉस्ट शीट। क्या बन जाएगा मेरा कॉस्ट शीट। अब इसको डिटेल में यहां पे एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में लिख लेंगे एंड वील बी थ्रू विद द होल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ए समझ गए? तो चलो आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब अगर मेरे को वापस आप लोग से 1 मिनट चाहिए तो मैं आप लोग को बोलता हूं कि भाई मेरे कॉस्ट शीट में क्या क्या एलिमेंट्स है वो मुझे सब बता दो। तो अब समझ में आ गया है कि सर एलिमेंट्स में है अपना कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के दो मेजर एलिमेंट्स है सर, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर दोनों का मतलब समझ गया है। ये डायरेक्ट कॉस्ट में तीन एलिमेंट्स है सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर इन तीनों एलिमेंट को मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट। सर फिर बाद में है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी तीन एलिमेंट्स है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये भी तीनों बन गए। इनको मिला के बनता है ओवरहेड्स। सर ये जो ओवरहेड्स है ना इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक है फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा है जनरली बताऊं तो मैं एडमिन ओवरहेड जो ऑफिस से रिलेटेड है, एंड तीसरा है मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और इन तीनों में इंक्लूड होते हैं मेरे स्टॉक्स। इन तीनों में इंक्लूड या एडजस्ट होते हैं मेरे स्टॉक्स। तीन तरह के मेरे स्टॉक होते हैं। पहला होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो मेरा एडजस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल के साथ। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ना वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल के साथ एडजस्ट होता है। दूसरा है मेरा वर्क इन प्रोग्रेस, तो मेरा जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना उसके साथ एडजस्ट होता है मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP। एंड जो मेरा तीसरा है वो है फिनिश गुड्स। एडमिन ओवरहेड्स के साथ एडजस्ट होता है मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स। आपको जो स्क्रीन पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना उस एलिमेंट के अलावा और चौथा कोई एलिमेंट नहीं है, बस यही एलिमेंट्स के साथ बनता है कॉस्ट शीट। अब इसको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में डालना था। सो ये तो अपने को समझ में आ गया कि कॉस्ट शीट में क्या क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं। एब्सोल्युटली क्लियर सर, एब्सोल्युटली क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब इन एलिमेंट्स को अपने को बांधना है। लेट्स नाउ क्रिएट अ फॉर्मेट जहां पे मेरे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एडजस्ट कर लू मैं विद माय ओपनिंग एंड क्लोजिंग रॉ मटेरियल एज वेल, बिकॉज यहां पे फिर आता है मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसके साथ मैं ओपनिंग क्लोजिंग WIP को एडजस्ट कर लूंगा, और फिर आता है मेरा ओपनिंग क्लोजिंग FG जिसको मैं एडमिन ओवरहेड्स के साथ एडजस्ट कर लूंगा। एंड वंस दैट इज डन मेरा कॉस्ट शीट रेडी हो जाएगा। तो चलो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फॉर्मेट में मेरा सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल। जी हां भाई और बहनों, मैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट बनाने जा रहा हूं। सो आने वाले 10 मिनट में अपना पूरा ये जो फॉर्मेट है जिसके लिए जद्दोजहद चालू है, ऑल ऑफ दिस विल बी डन एंड डस्टेड इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। और जैसे ही मैं अब यहां पे ये सब चीजें ड्रॉ कर लूंगा फिर ये पूरे फॉर्मेट के गो थ्रू करेंगे एंड विल बी डन। चलो आओ। तो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या आता है पता है क्या? सबसे पहले आता है डायरेक्ट कॉस्ट। बट अपन को पता है कि डायरेक्ट कॉस्ट खुद से कुछ नहीं है, वो क्या है? टोटल ऑफ डायरेक्ट मटीरियल,
वो है डायरेक्ट लेबर, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर है। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड इन तीनों को मिला के बनता है मेरा प्राइम कॉस्ट, या इसको मैं डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकता हूं। तो क्या है एग्जैक्टली ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल। इसमें मेरे को एडजस्ट क्या करना है, ये अभी बताया था ना मैं, इसमें क्या एडजस्ट करने वाला हूं। करेक्ट सर, इसमें आप एडजस्ट करने वाले हो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो अगर मेरे पास ऑलरेडी कुछ रॉ मटेरियल है तो कैन आई से वो मैं ये बार यूज करूंगा। सो आई विल स्टार्ट विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर मेरे को पेन बनाना है, राइट, सो अभी अगर मैं ये पेन बनाना स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं देखूंगा ना कि भाई पेन बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, तो ऑलरेडी अगर मेरे पास जो प्लास्टिक है पहले मैं उसको यूज करूंगा। तो ये पीरियड में, ये जो ड्यूरेशन है इसमें जो मैं ये पेन बनाने वाला हूं, वो ड्यूरेशन में पेन बनने वाला है, उसमें मैं ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज करने वाला हूं कि नहीं? यस सर, यस सर, बिल्कुल। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये वाले पीरियड में आ जाएगा। एड मैं करूंगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो भी रॉ मटेरियल मैं परचेज करने वाला हूं एंड वो परचेज से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगा, जैसे कैरियज इनवर्ड्स होता है, ऐसा कोई भी अगर कोई कॉस्ट आया है वो भी मेरा यहां पे ऐड हो जाएगा। बट आप मुझे बताओ, अगर कोई रॉ मटेरियल बच गया, ठीक है ना, मैंने परचेस कर लिया 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, बट ये बार यूज खाली 8,000 हुआ है, 2,000 रॉ मटेरियल अगर पड़ा है, तो क्या वो भी आएगा? क्या नहीं सर, जब वो यूज ही नहीं हुआ है ये बार के ड्यूरेशन में तो वो क्यों आएगा? तो सर उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, लेस कर दूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस कर दूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड अब जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। जी हां, क्या सुना आप लोग ने? इट इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आज के बाद जब अपन डायरेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो अपन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, बट डायरेक्ट मटेरियल के लिए वी विल यूज द वर्ड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड? कि भाई कितना मेरा एक्चुअल में रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, मेरे को ये पेन बनाना है, उसके लिए प्लास्टिक चाहिए, ऑलरेडी जो प्लास्टिक अवेलेबल है वो इस बार मैं यूज करूंगा क्योंकि वो मेरा ओपनिंग है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो मैं ओपनिंग को दूंगा, बोलूंगा भाई चल तू आजा, तेरे को यूज कर रहा हूं। तो ये जो ओपनिंग का रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है, चल भाई वो ऐड हो गया क्योंकि वो ये बार के प्लास्टिक बनाने, मतलब पेन बनाने के लिए यूज हो रहा है, प्लस ये बार मैं और परचेस करने वाला हूं, लेस मेरे पास जो बच गया है अब उसका काम नहीं है, जो बच जाता है दैट बिकम्स माय डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, जो बच जाता है दैट बिकम्स माय डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अभी क्लियर? इसमें मैं ऐड करूंगा डायरेक्ट लेबर, इसमें मैं ऐड करूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड ये सब मिला के बन जाता है मेरा प्राइम कॉस्ट, या जिसको अपन कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? एब्सोल्युटली क्लियर सर, नो टेंशन व्हाटसोएवर। सो डायरेक्ट कॉस्ट वाला पार्ट इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट ऑफ मटेरियल कैन आई से हो गया है, तो क्या मैं उसको टिक मार सकता हूं? बिल्कुल सर टिक मार सकते हो, नो टेंशन। बस ऐसे ही अब अपने को एड ऑन करते जाना है एंड थिंग्स विल बी क्लियर। अब इसमें अपन ऐड करेंगे तो यहां पे अपन लोग देखो प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए हैं, ये प्राइम कॉस्ट में अपन ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। व्हाट आर फैक्ट्री ओवरहेड्स? फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होने वाले इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मेरे इनडायरेक्ट मटेरियल में मेरा आता है टूल्स एंड स्पेयर्स, जो मेरा फैक्ट्री में यूज होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे मेरा इनडायरेक्ट लेबर में सुपरवाइजर सैलरी आ जाएगा, जैसे मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रेंट ऑफ द फैक्ट्री आ जाएगा, वो सब ऐड हो जाएगा एंड दैट विल बिकम माय फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैं इधर लिख सकता हूं टोटल ऑफ फैक्ट्री रिलेटेड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये सब ऐड होके बन जाता है मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बन जाता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बट अगेन मेरा कुछ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होगा। इसका मतलब क्या? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने रॉ मटेरियल मंगवाया, मैंने वो रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करना चालू किया पेन बनाने के लिए, बट पेन पूरा बन नहीं पाया, और जो मेरा वो ड्यूरेशन था से 31 मार्च आ गया, अब पेन पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, बट रॉ मटेरियल यूज हो गया है, थोड़ा बहुत लेबर भी यूज हो गया है, तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो फिनिश गुड्स नहीं बोल सकते। बट रॉ मटेरियल मतलब एकदम रॉ स्टेज पे भी नहीं है, यूज हो गया है, बनना चालू हो गया है, तो ऐसे
जो स्टॉक्स है उनको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जो मेरा रॉ मटेरियल स्टेज पे नहीं है, जो मेरा फिनिश गुड स्टेज पे नहीं है, बिकॉज इट इज स्टिल लाइंग इन द फैक्ट्री एट अ फैक्ट्री स्टेज, जो मेरा WIP है वो एडजस्ट होगा मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ। यहां पे भी पहले मैं क्या यूज करूंगा, करेक्ट, मेरे ओपनिंग WIP को मैं कंप्लीट करूंगा, तो ये बार का जो ओपनिंग WIP है वो ये बार का कॉस्ट बनेगा, तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और जो मेरा क्लोजिंग WIP है दैट डेफिनेटली इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पीरियड, सो उसको अपन लोग ने इग्नोर कर दिया है। एंड अब मेरे पास बच जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब मेरे पास बच जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको प्यार से वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये हो गया मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। ए समझ गए? सो कैन आई से अब मैं कुछ और एलिमेंट्स को टिक मार्क कर सकता हूं? कैन आई से अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को टिक मार्क कर सकता हूं, ओपनिंग क्लोजिंग WIP को टिक मार्क कर सकता हूं, राइट? सो स्लोली एंड स्टेडीली अब मेरा काम होते जा रहा है। फॉर्मेट एकदम सिस्टमैटिकली, देखो अपन ने पूरे फॉर्मेट को ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना? ये फर्स्ट फेज हो गया मेरे फॉर्मेट का, ये सेकंड फेज हो गया मेरे फॉर्मेट का। अब अपन चलेंगे अपने थर्ड फेज में। कम ऑन, हैव अ लुक एट दिस एज वेल। तो अब चलेंगे अपन थर्ड फेज के ऊपर। अब चलेंगे अपन इसके थर्ड फेज के ऊपर। थर्ड फेज में क्या आएगा? थर्ड फेज अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वर्क्स कॉस्ट, या जिसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो फैक्ट्री कॉस्ट, अब तक अपना एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP हो गया है, अपना एडजस्टमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो गया है। अब यहां पे अपन लोग आ जाते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, या जिसको मैं कह सकता हूं वर्क्स कॉस्ट के ऊपर। और इसमें जी हाँ, क्या ऐड होने वाला है? अब ऐड होने वाला है QRACP। ये चीज ऐड होगी, एक इसमें से डिडक्ट होगा, एंड वो ऐड होने के बाद, डिडक्ट होने के बाद जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सर अपना फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कहां गया? बस आ ही रहा है, 2 मिनट दूर। तो फैक्ट्री कॉस्ट तक आप पहुंच गए। अब आ जाते हैं मेरे यहाँ पे QRACP, जैसे क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट। क्या बोलिए, वो बोला क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मालूम है? ISI मार्क होता है, तुम लोग ने देखा होगा। तो वो ISI मार्क क्या है? क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट है। तो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए अगर कोई भी कॉस्ट इंकर कर रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट। खर्चा हुआ, ऐड होगा कहां पे? करेक्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे। ये सब स्पेसिफिक कॉस्ट है, एकदम स्पेसिफिक कॉस्ट है, मतलब क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट है तो स्पेसिफिकली यहां पे आएगा। फिर है मेरा आर। आर क्या है मेरा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। भाई कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, खर्चा हुआ, ऐड तो होगा कहीं ना कहीं। कहां होगा? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे। फिर है ए क्या है? एडमिन ओवरहेड्स। अभी एडमिन ओवरहेड्स है ना, दो जगह पे आता है। एक होता है एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो मेरे फैक्ट्री में होने वाला है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि मेरे फैक्ट्री में भी एक प्रिंटर रखा हो, करेक्ट? हो सकता है फैक्ट्री में भी कुछ प्रिंटिंग हो रहा हो, कुछ चीजों का प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके डिजाइनिंग के लिए। वो जो मेरा एडमिन ओवरहेड्स है प्रिंटिंग वाला, जो यूजुअली मेरे ऑफिस में जाता है, बट बिकॉज अभी ये जो मेरा प्रिंटिंग है ये तो मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये वाला एडमिन ओवरहेड्स यहां पे ऐड होता है। अभी अंडरस्टैंडिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से मार्क करना, ठीक है? फिर बाद में आता है मेरा सी। सी क्या है? सी इज क्रेडिट फॉर स्क्रैप। तो अगर कोई भी या फिर मिसलेनियस इनकम अगर कोई मेरे को मिल रहा है, स्क्रैप का मतलब क्या होता है? कोई प्रोडक्ट बना रहे जा रहे अपन लोग और वो क्वालिटी लेवल नहीं मिला प्रोडक्ट पे। से फॉर एग्जांपल ये पेन अपन ने बनाया, बट ये पेन का जो निब है वो प्रॉपर नहीं है, देन इन दैट केस अपन मार्केट में बेच नहीं सकते, बराबर है? तो एज इट इज मार्केट में नहीं बेचेंगे, बट बोलते हैं ना भंगार में, या फिर उसको एज अ स्क्रैप तो बेच सकते हैं। तो वो जो रिकवरी होगा वो मेरा यहां पे माइनस हो जाएगा, बिकॉज पैसा मेरे को मिल रहा है। एंड लास्ट है मेरा पी, एंड यहां पे पी है प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है ऐसा पैकेजिंग जिसके बिना वो प्रोडक्ट अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम यूनिवर्सल एग्जाम्पल है टूथपेस्ट का। तो टूथपेस्ट अगर आप लोग ने देखा होगा तो टूथपेस्ट किस में डालते हैं अपन? वो जो उसका पैकेट रहता है, बराबर के नहीं? अभी यार तुम लोग को ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
जाएगा। तो ये ऐसा टूथपेस्ट रहता है, बराबर है। तो ये जो पैकिंग है ना बच्चों, ये जो मेरा पैकिंग है ना टूथपेस्ट का, ये वाला जो पैकिंग है, समझ रहे हो ना बात को, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला जो टूथपेस्ट के लिए जो मेन टूथपेस्ट जिसमें अपन लोग फिल करते हैं वो प्लास्टिक में, वो प्राइमरी पैकेजिंग है। बट वही टूथपेस्ट अपने को एक बार आउटर कवर के थ्रू भी मिलता है, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है, वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएगा करके। समझ में आ गया? तो प्राइमरी पैकेजिंग यहाँ पे, प्राइमरी पैकेजिंग मतलब ऐसा पैकेजिंग जिसके बिना वो प्रोडक्ट अधूरा है। तो मैं टूथपेस्ट ऐसे ही लूज में तो नहीं मिलता है ना सो उसको अपन जहां पे जो फर्स्ट ये जो मेरा पैकेजिंग है जहां पे डालते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ है, दैट बिकम्स माय प्राइमरी पैकेजिंग, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एज अ कॉस्ट। तो ये QRACP का एडजस्टमेंट हो गया। फिर मेरे को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के उसमें ऐड मैं करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो मेरा लास्ट टाइम था बट मैं सेल नहीं कर पाया था उसको, तो अब मेरे स्टॉक में पड़ा है, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहां पे आ जाएगा। एंड अपन इसको कर देंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो ये बार बच गया है। एंड फाइनली मेरे को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझे? यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्यार से कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी कहते हैं। तो ये ऐड किया मैंने, ये क्लोजिंग स्टॉक मैंने माइनस किया, मेरे को मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ गए एवरीबॉडी? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मुझे ऐड करना है क्या चीज है पता है? अब एडमिन कौन सा वाला, ऑफिस वाला या जो जनरल वाला है ना, वो एडमिन मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो भी है वो मेरे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फाइनली मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें मैं जो मेरा प्रॉफिट एलिमेंट है वो ऐड कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा सेल्स। एंड इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा ये कॉस्ट शीट। तो आर वी क्लियर? तो अब कैन आई से मैं मेरे सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क कर चुका हूं, इनडायरेक्ट कॉस्ट मेरे सारे आ गए हैं, एडमिन ओवरहेड्स, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फिनिश गुड्स, एवरीथिंग डन। उसको फेज में डिवाइड किया। पहला फेज जहां पे अपन ने पूरा फोकस रखा डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर लिया। सेकंड फेज में रखा अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड्स को, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग WIP को एडजस्ट कर लिया। थर्ड में मैंने रखा फैक्ट्री कॉस्ट को या वर्क्स कॉस्ट को, जहां पे QRACP क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट cost, admin overheads related to production, credit for recoveries less and primary packaging cost add हो जाएगा। फिर फोर्थ फेज में आया मेरा cost of production एंड फाइनली फिफ्थ फेज में आया मेरा cost of goods sold, उसमें कुछ और एडजस्टमेंट्स किए एंड here we are with the total sales। समझ में आ गया आप लोग को फुल क्लैरिटी के साथ? सो ये आपका बन जाता है पूरा कॉस्ट शीट। एंड इसका फॉर्मेट जो अभी मैंने आपको एकदम सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया, आई एम श्योर आपके दिमाग में सेट हो गया है। ये अब अपने बुक में प्रेजेंटेड है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो थ्रू। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम अभी तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपको मैं नींद से भी उठा के पूछूं ना कि भाई क्या फॉर्मेट है, आप फेस बाय फेस करके उसको बताते जाओ। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के फेस में आते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल के फेस में आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, एडिशन, परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, बच जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करूंगा मैं फैक्ट्री ओवरहेड, जिससे मिल जाएगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्ट करूंगा, मिल जाएगा मुझे फैक्ट्री कॉस्ट। QRACP क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड्स, याद रखना क्रेडिट फॉर स्क्रैप, मिसलेनियस इनकम रिड्यूस कर दूंगा। पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऐड कर दूंगा, मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को मैं एडजस्ट कर दूंगा, मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एडमिन ओवरहेड जनरल वाला, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को एडजस्ट कर दूंगा, मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, मिल जाएगा मुझे सेल्स। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? अगर आपको ये समझ में आ गया है देन इन दैट केस अब कॉस्ट शीट में 10 आउट ऑफ 10 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या बोलता है पब्लिक? पूरा का पूरा याद हो गया, दिमाग में सेट हो गया? चलो अब अगर आपको कोई पूछे भाई फंक्शनल क्लासिफिकेशन, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये दिख रहा है आपको, ये अपन ने क्या किया है पता है, ये यहाँ पे जो भी दिख रहा है ना, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन ही तो है। ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या किया था, ये फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो, फंक्शनल एनालिसिस, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ही तो किया था। यूजेस ऑफ कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी के लिए 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, प्लीज बराबर से करेंगे। क्या काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम भाई, जो भी कॉस्ट इंफॉर्मेशन है ना, वो एक जगह पे सिस्टमैटिकली, भाई कितना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, सब चीज आपको सिस्टमैटिकली इन इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो जाता है। सेलिंग प्राइस आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉस्ट है, इसमें आप प्रॉफिट एलिमेंट ऐड कर दोगे, आपको मिल जाएगा सेल्स। असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कर पाओगे, प्रोडक्ट वाइज एंड लोकेशन वाइज कॉस्ट एनालिसिस भी आप प्रॉपरली कर पाओगे। आपको पता चल जाएगा भाई कौन से प्रोडक्ट का कितना कितना कॉस्ट है। मैंने बोला था ना, कंपैरिजन के लिए यूज होता है, बस ये वही पॉइंट है। बजट प्रिपेयर करने के लिए यूज हो सकता है, कॉस्ट एस्टिमेट, आपको अगर टेंडर्स चाहिए, कोटेशन मंगवाना है, यू कैन यूज दैट फॉर दैट एज वेल। इंटर फर्म, इंट्रा फर्म कॉस्ट कंपैरिजन, ये सब चीज के लिए आप अपने कॉस्ट शीट को यूज कर सकते हो। जैसा मैंने बोला, आपको आपके कॉम्पिटिटर का भी कॉस्ट शीट अगर देखना है और आपके कॉस्ट शीट को आप कंपेयर करोगे, तो पता चलेगा भाई वेयर यू कैन इंप्रूव। एंड लास्ट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सो ये सब पॉइंट्स को अपन बोल सकते हैं आर यूजेस ऑफ कॉस्ट शीट, करेक्ट। अब इसमें अगर मेरे को हेड्स देखने हो, तो क्या क्या हेड्स होते हैं मेनली मेरे, प्राइम कॉस्ट, फिर वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एकदम क्लियर है सिस्टमैटिकली। प्राइम कॉस्ट में अगर मैं देखूं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो प्राइम कॉस्ट बनता है मेरा, डायरेक्ट मटेरियल, मैं एक एक चीज देख चुका हूं। यहां पे देखो, और एकदम डिटेलिंग में लॉजिकली एक्सप्लेन कर चुका हूं। डिटेलिंग में आपके पास आपके मैजिक बुक में सब चीज अवेलेबल है, बस किलर, मतलब इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस एडिशनल परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आ गया। इस कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल में जो मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है दिया होगा आपको एग्जाम में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया होगा, ये एडिशनल परचेजेस जो है इसमें इंक्लूडेड है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो समझो फॉर एग्जांपल मेरे को फर्नीचर बनाना है, मेरे को चेयर बनाना है, उसके लिए जो ये वुडन लॉग्स है वो बन जाएंगे रॉ मटेरियल, बराबर है। फ्रेट इनवर्ड, यानी कुछ भी कैरियज, वो ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा वो आ जाएगा। उससे रिलेटेड कुछ इंश्योरेंस करवाया मैंने, ट्रेड डिस्काउंट अगर मिल गया तो वो डिडक्ट हो जाएगा। एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अगर उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आप कोई टैक्स पे कर रहे हो ना, तो दो तरह के टैक्स होते हैं। एक टैक्स जिसपे आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, जैसे अगर आप एज ए कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट लेने जाओगे ना, तो आपको उसके ऊपर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट बिजनेसेस को कई बार टैक्स पे करने पे उतना क्रेडिट मिल जाता है, तो अगर आपको उसका क्रेडिट मिलने वाला है, मतलब उतना टैक्स आपको गवर्नमेंट रिफंड करने वाली है, देन इन दैट केस वो मेरे कॉस्ट शीट में से माइनस हो जाएगा, मेरे डायरेक्ट मटेरियल में से उतना पार्ट माइनस हो जाएगा। और अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, आप ऐड कर दोगे, राइट। सो वुड इज अ डायरेक्ट मटेरियल फॉर दिस फर्नीचर। मेन उसका इंग्रेडिएंट क्या है पता है क्या, कि डायरेक्ट मटेरियल है कि नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए वो आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट होना चाहिए, प्लस डायरेक्टली एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट कॉस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है, देन इन दैट केस इट बिकम्स अ डायरेक्ट मटेरियल। जैसे टिम्बर इन फर्नीचर, प्लास्टिक इन पेन, क्लॉथ इन गारमेंट, पेपर इन बुक, ये सब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर है मेरे डायरेक्ट लेबर। सो जो भी मैं वेजेस, अलाउंसेस, ओवर टाइम के लिए बोनस एंड कंट्रीब्यूशन, अदर बेनिफिट्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो भी पे कर रहा हूं वो सब का सब मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनता है। बेकर इन बेकिंग यूनिट, तो जो बेकिंग यूनिट है उसमें बेकर है, वो जितना 10 केक बनाएगा भाई 10 के हिसाब से पेमेंट ले ले। वीवर इन वीविंग यूनिट, कारपेंटर, लेबर एम्प्लॉयड ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब अगर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन है, यू विल गेट योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया, बट बोला है डायरेक्ट कॉस्ट बट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। इट कैन बी अ पावर, फ्यूल, पेनल्टी, टेक्निकल असिस्टेंस, अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड, पेन, ये सब चीज उसमें आ जाएगी। देखो अभी एक क्विक रिवीजन के लिए आप लोग का, फास्ट ट्रैक के लिए आप लोग का ये लेक्चर है, सो एकदम डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस के बाद टेक्निकल असिस्टेंस के लिए आप पे करते हो, ठीक है। सो अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे किया है तो इट बिकम्स अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न, कई बार आपको कोई पैटर्न बनाना है, कोई मोल्ड बनाना है, तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मोल्ड बनेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। फिर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है,
सो जॉब प्रोसेसिंग चार्जेस, रॉयल्टी बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोड्यूस, जो अपना फरारी वाला एग्जांपल था, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आ जाता है ऐड फैक्ट्री कॉस्ट, जैसा अपन लोग ने देखा इसमें ओपनिंग क्लोजिंग फिर एडजस्ट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ सकता है, कंज्यूमेबल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया आपने प्लांट मशीनरी का, तो देखो आपको है ना एक जगह पे हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है, समझ रहे हो। और कुछ आपको ओपन ही नहीं करना है, मैजिक बुक विल एक्चुअली डू द मैजिक फॉर यू, समझ रहे हो कि नहीं। ड्राइंग्स डिजाइन हो गया डिपार्टमेंट का, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी हो गया रिलेटेड टू लेबर, इंश्योरेंस करवा दिया आपने, सब यहाँ पे आ जाएगा। ये वर्क्स कॉस्ट में ऐड हो जाता है मेरा QRACP। तो QRACP क्या है, भी अपन ने समझ लिया है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, याद रखना ये इधर RTP लिख दो, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्रेडिट फॉर रिकवरी, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का अगर कोई कॉस्ट निकल रहा है, पैकेजिंग ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग का जो भी मेरा कॉस्ट है वो सब मेरा यहाँ पे आ जाएगा। आप पूछेंगे सर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाला कॉस्ट क्या, ये नहीं समझा, तो अपना जब चैप्टर 10 होगा जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, तब आपको समझ में आएगा कि कुछ कॉस्ट है जो जॉइंट कॉस्ट होते हैं, फिर प्रोडक्ट्स में अलोकेट हो जाते हैं। तो जब वो कॉस्ट एलोकेट हो जाएगा ना प्रोडक्ट में, तो वो क्या बन जाता है, जॉइंट कॉस्ट। वो भी कॉस्ट तो है ही वो प्रोडक्ट के लिए, कहां पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी क्लियर। सो जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, बाय प्रोडक्ट कॉस्ट कुछ भी होगा वो वहां पे ऐड हो जाएगा। एंड फाइनली अब मैं बोल सकता हूं मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुका है। एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो आपको देखना है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करोगे तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। उससे आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो यहाँ पे, देन इन दैट केस आपको पता चल जाएगा आपके स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है। अगर इसको एक टर्म्स ऑफ फॉर्मूला में बोलूं तो ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। एक है, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं होता है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आपका सेल्स कितना है, तो एज अ बैलेंसिंग फिगर आपको ये फॉर्मेट लिखना है। एंड फिर बाद में ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, यूनिट प्रोड्यूस दिया होगा, समझो यूनिट सोल्ड बैलेंसिंग फिगर है, क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, या कोई एक चीज मिसिंग होगी, आपको बैलेंसिंग फिगर से ये फॉर्मूला यूज करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड, एंड बिंगो, मेरे को मेरा कॉस्ट शीट मिल जाएगा, मेरे को मेरा जो बैलेंसिंग फिगर है वो मिल जाएगा। फिर आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एडजस्ट करूंगा फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के साथ। एंड देन फाइनली एडमिन ओवरहेड, जनरल, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग कॉस्ट, सेकेंडरी वाला जो पैकिंग कॉस्ट है वो मैंने आपको बताया था, वो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। एंड फाइनली मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एग्जांपल्स ऑफ इंक्लूजन्स इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो भी आप लोग के लिए यहाँ पे प्रॉपरली एक एक चीज डिनोटेड है एडमिन का, सो आप ये गो थ्रू कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ सब डिस्कस कर लिया है। एंड लास्ट है मेरा एक्सक्लूजन्स इन द कॉस्ट शीट। याद रखना इंक्लूजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन में आता है तो इसको इंक्लूड कभी नहीं करना है, इसको इंक्लूड कभी नहीं करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इसको एक्सक्लूड करना है। जैसे any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form of cost of production. So boss, अगर कोई abnormal cost हुआ, abnormal cost का मतलब unexpected cost, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ पेंडेमिक कोविड-19, तो ये कोई मेरे जनरल कोर्स में तो होने नहीं वाला है, ये कोविड-19 रोज रोज तो आने नहीं वाला है, तो अब नॉर्मल है, अनएक्सपेक्टेड है, प्लीज इसको आप एक्सक्लूड करो। एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन में अगर कोई एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट हुआ है तो रोज रोज तो होने नहीं वाला है। सो इररेगुलर कॉस्ट, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, अबनॉर्मल कॉस्ट को बाहर रखो मेरे कॉस्ट शीट से प्लीज। सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव अगर मिला है उसको रिड्यूस कर दो मेरे कॉस्ट में से। पेनल्टी, फाइन, डैमेजेस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। ये देखो पेनल्टी, फाइन, ये सब क्या है पता है क्या, अनएक्सपेक्टेड है, कोई रोज रोज नहीं होने वाला है, प्लीज आप दूर रहिए मेरे कॉस्ट शीट से, समझ रहे हो। तो पेनल्टी, फाइन, डैमेजेस, इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, ICAI थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि ये इंटरेस्ट कॉस्ट को, समझो आपने कोई लोन लिया, बैंक से लोन लिया या डिबेंचर लिया, देन इन दैट केस उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब जो आप बैंक से लोन या डिबेंचर ले रहे हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, क्या वो मेरे कॉस्ट में ऐड होना चाहिए या नहीं? द आंसर बाय ICAI इज कि उसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स के कैलकुलेशन के वक्त ऐड कर दो, बट उन्होंने कभी कभी उसको एक्सक्लूड भी किया है। सो जो भी है अपन अपने हिसाब से करेंगे एंड नोट लिख देंगे। मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल्स में अपन इंक्लूड कर लेंगे एज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फिर उसके लिए एक छोटा सा नोट लिख देंगे।
क्या बोलते हो पब्लिक? डन. सो नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शैल बी प्रेजेंटेड इन कॉस्ट स्टेटमेंट एज अ सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसको फिर ऐड कर देंगे. अदर मिसलेनियस पॉइंट्स डू नॉट इंक्लूड जीएसटी इफ क्रेडिट अवेलेबल. अभी भी मैं बता रहा हूं, अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलने वाला है तो वो आपका कॉस्ट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उतना आपको रिफंड दे रही है. प्लीज उसको कॉस्ट में ऐड मत करो. इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर नॉन इक्विटी फंड. नॉन इक्विटी फंड मतलब बैंक लोन, डिवेंचर, ये सब नॉन इक्विटी फंड है. To be included as a part of office and admin. So interest and finance charges हुआ, office and admin की तरह ऐड कर दो. फिर opening stock of finished goods is nil, then cost of production per unit is equal to cost of goods sold per unit. So अगर ये जीरो है, ये जीरो है, then in that case cost of production and cost of goods sold equal है. समझ रहे हो? आउटस्टैंडिंग वेजेस आर टू बी एडेड टू डायरेक्ट वेजेस. क्या करेगा पता है कि आपको एग्जामिनर वेजेस देगा और एक नीचे लिखेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस. तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां जाएगा? तो जितने भी पॉइंट्स क्वेश्चन में आ सकते हैं वो सब भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स टू बी नोटेड में लिख दिया है, ऐड कर देंगे उसको मेरे वेजेस में. सैलरी पे टू डायरेक्टर टेक्निकल इज कंसीडर्ड एज जनरल एडमिन. डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एंड डोनेशन इन द कॉस्ट शीट. तो कॉस्ट बोलता है प्लीज डोनेशन और इनकम टैक्स को इंक्लूड मत करो, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई cost sheet. Provision for doubtful debt, discount and rebate will also not be a part of cost sheet. Not a part of cost sheet. Are we clear everybody? तो इसी के साथ cost sheet पूरा complete with all its examples. जो भी पूरा फॉर्मेट है सब आप लोग के साथ डिस्कस हो गया है, पॉइंट्स टू बी नोटेड आप लोग के साथ डिस्कस हो गया है. आई होप अब आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ गया है. प्लीज इसको ऐसे ही फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो और देखना कितना इजी और स्मूथ हो जाता है आप लोग के लिए ये चैप्टर. अब क्लियर हो गया है आप लोग को एकदम पूरी तरह से समझ में आ गया? समझ गुडू एवरीबॉडी? प्लीज इसको वापस से ये लेक्चर को एक दो बार देख लो, रिवाइज हो जाएगा सब कुछ, एंड देन यू कैन से बॉस कॉस्ट शीट में फुल मार्क्स कंफर्म मिलने ही वाला है. चलो, सो थ्योरी तो पूरा हो गया सर. अब सम्स आप ट्राई करो, अगर आपको जमता है तो ठीक, अगर आपको चाहिए नहीं सर आप ये थोड़ा हमारे को बता देना. प्लीज शेयर इट इन द कमेंट एंड लेट्स सी. अगर मुझे लगा कि यस स्टूडेंट्स की जरूरत है, काफी सारे कमेंट्स है, दैट डेफिनेटली मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगा. बट फॉर नाउ थ्योरी डन एंड डस्टेड ऑफ कॉस्ट शीट जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एंड आई होप आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा. अब ये जो मास्टर समझे ना, ये आप एकदम स्मूथली सॉल्व कर पाओगे बेस्ड ऑन जो भी अपना डिस्कशन हुआ है. देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स. अरे सर ये सब तो आता है हमको. और देखो मैंने ना मास्टर सम लिया. मास्टर सम मतलब ऐसा सम जिसमें सारे पॉइंट्स आ गए. इसके लिए बोला ना मैजिक बुक एक्चुअली आपके लिए मैजिक कर देगा. कम टाइम में मैक्सिमम कवरेज. जी हाँ, राइट. चलो, कैसा लगा लेक्चर? प्लीज आप लोगों के आपके कमेंट्स के उसके थ्रू बताना, सो दैट और भी ऐसे लेक्चर्स फटाफट में बनाते रहूं एंड आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होता रहे. ओके, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता. प्लीज आप अपना सुपर 50 जो मैंने बनाया है इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए, प्लीज उसको भी रिफर करना, मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा. बाकी ये जो पीडीएफ है ये भी मिल जाएगा. एंड प्लीज शेयरिंग योर comments and positivity will really be helpful. ये देखो, ये एक एग्जांपल है जहां पे मैंने रिवर्स कॉस्ट शीट डिस्कस कर लिया, राइट. सो ये सब अब आपको एज अ होमवर्क ट्राई करना है एंड आपको प्रॉमिस करके मुझे बताना है कि यस आपको समझा कि नहीं. आप अपना जो सोल्यूशन है वो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और कुछ हो तो डिस्कस कर सकते हो. टाइम फॉर मी टू से hasta la vista guys. Take care. Thank you so much for being such a great audience. Many more other lectures and revisions coming on the way. Stay subscribed. Stay tuned. Take care. Bye.